नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र की खानपुर वार्ड नंबर 81S में और हमारे साथ मौजूद हैं डेलीगेट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ओम प्रकाश चौधरी जी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये क्षेत्र में एक समाज सेवी के रूप में भी काम करते हैं। ये जनता की समस्या को अपनी समस्या समझ के उनका समाधान करते हैं। आज इन्होंने जो भी नाम हासिल किया है वो अपने बल पे किया है। आज हम इससे बात करेंगे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर। सर, आपका हुंकार 24/7 में बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। सर, बात करें यहाँ के विधायक की, तो उनके कार्यकाल को में आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? विधायक मिलते ही नहीं है कार्यकाल में। क्षेत्र में विकास तो तब होगा जब वो मिले। पब्लिक आती है, हमसे पूछती है जी विधायक कहाँ बैठेंगे, हम उनके ऑफिस भेजते हैं, विधायक अवेलेबल नहीं है, ना मिलता है ना कोई काम हुआ है आम आदमी के टाइम में। हाँ सर, बात करें वही यहाँ के निगम पार्षद सुरेश खंडेलवाल की, तो उनके द्वारा आपके क्षेत्र में क्या क्या साफ सफाई हुई है? मतलब आप कहीं चले जाइए पूरे क्षेत्र में, अगर आपके पास टाइम है मैं दिखाता हूँ या फोटोज़ में दिखाऊंगा, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। वो आदमी कहीं आपको मिलेगा नहीं। पहली बात, वो मिलेगा तो वो ऐसे किसी वो आपको इंडिपेंडेंट को काम करता हुआ नहीं मिलेगा। उसके साथ हमेशा एक दो आदमी मिलेंगे, जैसे कि वो किसी के साथ सैलराइज है, कॉन्ट्रैक्ट पे बैठा हुआ है, इंडिपेंडेंट, वो आप उसे ना जा सकते हैं उसके घर, ना वो किससे मिलता है। और क्षेत्र में बुरा हाल है गंदगी का, इंक्रोचमेंट का, महामारी फैली हुई है। जो मलेरिया डिपार्टमेंट है वो मैक्सिमम फॉगिंग के लिए जो उनको क्षेत्र में होना चाहिए वो आपको सैनिक फॉर्म में ये आइडेंटिफाइड करते हुए मिलेंगे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, बिल्डिंग कहाँ पे बन रही है। वो पूरे मलेरिया डिपार्टमेंट को सैनिक फॉर्म में छोड़ के रखते हैं, जिससे कि वो वहाँ से उनको मोटा पैसा मिल सके। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी समय में उन्होंने बहुत से वादे किए थे, जैसे कि बसों में महिला सुरक्षा गार्ड, वाईफाई, 20 हजार लीटर पानी देना, बहुत से वादे किए थे। आपको क्या लगता है उन्होंने जो चुनावी समय में वादे किए थे वो उन पे खरे उतरे? एक भी वादा उन्होंने आज तक नहीं किया। जिस पे झूठ बोल के दिल्ली की जनता, भारत देश को गुमराह किया जन लोकपाल, मुझे बता दें वो उसने, अगर वो लेके आए हो, उन्होंने कहा कि हम बिजली आधी करेंगे, मुझे बता दीजिए उसने बिजली आधी करी हो। अगर वो सब्सिडी दे रहे हैं तो वो सब्सिडी किसी हेड में तो पैसा होता नहीं है, वो डेवलपमेंट का, विकास का पैसा डाइवर्ट करते हैं। वो जो 2500-2600 करोड़ रुपए दे रहे हैं वो हमारे विकास का पैसा है, जिसकी वजह से विकास रुका हुआ है दिल्ली का। 17 पॉइंट का उनका जो एजेंडा था जिसको वो लेके आए थे, 900 MGD पानी जो कांग्रेस ट्रीटमेंट कर रही थी आज भी वही है, 1 लीटर उन्होंने बढ़ाया नहीं है। जो सब्सिडी वो दे रहे हैं वो सोल्यूशन नहीं था। उन्होंने कहा था हम पैसा कम करके बिजली कंपनियों को प्रेशर डाल के ऑडिट करेंगे और उनका आधा करेंगे, वो नहीं किया। ऊपर से फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए हैं। ये बिजली माफियाओं के साथ मिला हुआ है, ये रिलायंस के एक तरह के उनके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। एक भी मुद्दा, एक भी वादा, चाहे वो वुमेन सेफ्टी का हो, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे वो स्कूलों में विकास का हो, कोई भी वादा इन्होंने पब्लिक के साथ पूरा नहीं किया। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हिस्ट्री में इससे बड़ी चोर, कामचोर सरकार नहीं आ सकती जो आई। सर, बात करें यहाँ के पूर्व सांसद की और वर्तमान सांसद की, तो उनके दोनों के कार्यों को आप जमीनी स्तर पर किस नज़र में देखते हैं? नहीं, जो अभी सांसद हैं वो पता ही नहीं है कहाँ उनकी पार्टी, और वो इतने झगड़े में मिलते हैं हमें, या तो मंच पे मारपीट हो रही होती है उनकी, या उनका पूर्वांचल के साथ किसी के साथ क्लैश मिलता हुआ है हमें, या उनकी पार्टी में लड़ाइयाँ मिलती हैं। विकास कार्य हमने नहीं सुना कि कोई हुआ है। दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, पिछले तकरीबन 4-4.5 साल से हमसे देख रहे हैं कि मेट्रो 4th फेज आ रही है। एक बार उनके होर्डिंग लग जाते हैं, एक बार उनके लग जाते हैं, प्रैक्टिकल रोड पे कुछ नहीं हुआ। ये MB रोड है, यहाँ से सांसद साहब तकरीबन, मैं खुद बोलता हूँ कि ये दिन में 10 बार यहाँ से निकलते होंगे। इसकी जाम की समस्या अगर उन्होंने ठीक की हो तो हमें बता दें। कोई भी काम अगर उन्होंने किया हो तो एक काम वो गिनवा दें, कोई काम नहीं करते। कांग्रेस के टाइम में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। रमेश कुमार जी के फंड से वाटर रिजर्वायर बनाया, पानी की लाइनें डली, और वो इनके टाइम में वो आके ऑपरेशनल हुआ है, तो उसका क्रेडिट ये लेते हैं, जो कि कांग्रेस ने कराया। अम्बेडकर नगर में 300 बेड का हॉस्पिटल उनके टाइम में पास हुआ, जो अब स्टार्ट होने वाला है। तो काम हम कांग्रेस के टाइम के हुए जी। हाँ सर, बीजेपी के गढ़ समझे जाने वाले 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने शानदार जीत के साथ वापसी की है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि लोगों को अब राहुल गांधी की नीतियाँ पसंद आ रही है या कुछ और? बिल्कुल पसंद आ रही है, यूथ उनको पसंद कर रहा है। देखिए, आप कितने दिन राम मंदिर पे लोगों को वो करेंगे, हिंदू मुस्लिम को कब तक लेके जाएंगे? आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी, आपको रोजगार देना पड़ेगा, आपको जनता को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इस देश में आज 65% यूथ है।
अब 65% जो यूथ है उसको काम धंधा चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, उसको ये धार्मिक उन्माद से दूर रहना है। तो बीजेपी के पास कोई पॉलिसी तो नज़र आ नहीं रही है जो वो दिखाएं। उनको लेके एक मुद्दा मिलता है राम मंदिर, जो कि उनका मुद्दा है, उन्हें बनाना है नहीं वो। तो तीनों राज्यों में जो जनता है, जो यूथ है, उनको समझ में आ गया कि अगर इस देश का भविष्य जुड़ा हुआ है तो वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। सर, जैसे कि आपने राम मंदिर की बात कही है, तो जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो उनका एक मुद्दा राम मंदिर भी था। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा, या ये एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ही बना रहेगा? नहीं, ये इनकी तरफ से हमेशा राजनीतिक मुद्दा रहेगा, इस पर रोटियां सेकनी है। चाहे वो इसको आज भी आए, 10 साल बाद भी इनका ये मुद्दा रहेगा। इन्होंने कोर्ट में, इनको पूछना चाहता हूँ कि हर जगह इनकी सरकार है, मैक्सिमम स्टेट्स में इनकी सरकार है, केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ बैठे हुए थे। क्या मुद्दा था इनके पास, क्या परेशानी थी इन्हें राम मंदिर बनाने में? बनाइए ना भाई, आपको रोक कौन रहा है इस देश में? मुझे बताइए। मैं कहता हूँ आप मुस्लिम से पूछिए, वो भी कहते हैं जी बना लीजिए। इन्हें सिर्फ इसको मुद्दा रखना है। अब जैसे ही इलेक्शंस थे 3 स्टेट में, तो इन्होंने यहाँ पे कोई हिंदू यात्रा संत बैठा दिए और साइकिल यात्रा शुरू कर दी। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, इनका मुद्दा वाइंड अप हो गया। कोर्ट में मैटर इन्होंने लगाने शुरू कर दिए, कोर्ट में कि पब्लिक प्राइवेट ऑर्डिनेंस लाएंगे, पब्लिक वो गुमराह करना शुरू कर दिया था। जैसे इलेक्शन हुए हैं, आज वो मुद्दा खत्म हो गया इनका। सर, 2019 से पहले 2018 का सेमीफाइनल बीजेपी हार चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि 2014 में जो बीजेपी नाम की लहर चली थी, अब वो 2019 तक आते आते ख़त्म हो रही है? नहीं, हो चुकी है ख़त्म। ये 5 स्टेट्स में हारे हैं, 3 में कांग्रेस आई है, 2 में उनके अलायंस आए हैं, तो ये बिल्कुल हारे हैं। इसका भी क्लियर मैंडेट है। लोग सब देखिए, एक बात बताइए, आप झूठ बोल के धार्मिक उन्माद से कब तक सरकार चलाएंगे? आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। आपके अलायंस आपसे भाग रहे हैं, आप अपने अलायंस, अपने कुनबे को नहीं रोक पा रहे हैं। पब्लिक को मुझे बताइए, आपने नोटबंदी को जस्टिफाइड नहीं किया, जीडीपी इस देश की नीचे आ गई है, विकास दर चली आई है, आपने वादे किए पूरे वर्ल्ड में घूम के जी हम इतना पैसा लेके आए हैं। मुझे बताइए प्रैक्टिकल 1 रुपया अगर भारत में आया हो तो? आप पहले एफडीआई का विरोध करते थे, आपने 49 की जगह 100% एफडीआई डाल दी, फिर भी आपके पास पैसा नहीं आया। आप न्यूक्लियर डील का विरोध करते थे, आपने वो भी कर दिया, चलो मान लिया। आपने नोटबंदी भी कर दी। आप जिस मुद्दे पे जीएसटी का विरोध करते थे, आपने जीएसटी लगा दी। आप किसान उसका बिल का वो विरोध करते थे, चलो वो भी कर दिया आपने। तो जो चीज़ें आप विरोध करते थे पहले विपक्ष में, आज आपने वो करी हैं। फिर भी आपके पास 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आया, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आपके इकोनॉमी पूरी चरमरा गई है, यूथ परेशान है। यूथ को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, उसको नौकरी चाहिए। लोग बाबू की जो नोटबंदी इन्होंने की थी, उसकी वजह से नौकरियां चली गई। आज कहीं ना कहीं एक अघोषित ना इमरजेंसी इस देश में चल रही है कि अब जैसे राफेल में इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया है, उसको दिखा के राजी नहीं है, उसको बता के राजी नहीं है। जो बैंक करप्ट आदमी हो गए, जिनके पास 45,000 करोड़ रुपए का लोन नहीं दे सकते, आप उनको डील देते हैं राफेल की। तो ये देश के साथ इससे बड़ा अन्याय क्या करेंगे? हाँ सर, आखिरकार मिजोरम और तेलंगाना में पार्टी के पीछे रहने का कारण क्या था? नहीं, वो लोकल इश्यूज़ पे छोटी पार्टी हैं, वो कहीं ना कहीं पब्लिक से अटैच थी, तो इसलिए उन्होंने उनको तरजीह दिया। सर, प्रधानमंत्री जी 100 से भी ज़्यादा स्कीमें लेकर आए, लेकिन उनकी एक भी स्कीम जो है ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा? नहीं, जब फ़ायदा कहाँ से मिलेगा जब ज़मीनी स्तर पर आप काम ही नहीं कर रहे? आपने एफडीआई 100% डाला, 1 रुपया किसी देश ने आपके दिया नहीं है, कोई कारखाने आपके स्टार्ट नहीं हुए। दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। आप स्किल इंडिया करते हैं, मेक इन इंडिया करते हैं, आप 100% एफडीआई करते हैं। पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप उठा के, आप एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो जो बनाया आपने, यूनिटी ऑफ स्टैचू जो बनाया है, उसको उठा के चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। बातें आप करते हैं कि जी मेक इन इंडिया, तो कहाँ मेक इन इंडिया है? आप सारा कॉन्ट्रैक्ट बाहर की कंपनियों को दे रहे हैं, तो पैसा तो आप बाहर दे रहे हैं, बातें करते हैं मेक इन इंडिया की। तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती ना। आप 100% एफडीआई करते हैं और फिर बात करते हैं कि जी मेक इन इंडिया। स्किल इंडिया में बता दीजिए कुछ काम हुआ हो तो। कोई भी, इन्होंने सिर्फ क्या किया है कि वो जो पॉलिसी चल रही थी उनके नाम बदल के उनको पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। सर, जब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो उनका एक मुद्दा या महिला की सुरक्षा भी था, लेकिन अब तक महिला की सुरक्षा सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में महिला की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, या ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा ही रहेगा जिस पर सिर्फ राजनीति होगी? नहीं, मुद्दा जो सुरक्षा का मुद्दा है वो महिलाओं का, तो आप मान के चलिए, मैं कहता हूँ आदमियों की भी सुरक्षा नहीं है इस दिल्ली में।
दिल्ली में तो हालत इतने लॉ एंड ऑर्डर पे इतने बिगड़ रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की लड़ाई का खामियाजा पब्लिक भुगत रही है। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ, अम्बेडकर नगर विधानसभा में, ऐसा कोई दिन नहीं आता यहाँ पे स्नैचिंग नहीं होती है या मर्डर नहीं होते हैं। यहाँ पे आप चले जाइए, पूरा जो ये MB रोड है, ये इतना बिजी रोड है, लेकिन दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व है। 2-2 लाइन में यहाँ पे रेहड़ियाँ लगवाई हुई हैं, MCD इन्वॉल्व है, पैसा लेकर रेहड़ी लगवा रखी है। आप चले जाइए BRT कॉरिडोर पे, जो एक पेडिस्ट्रियन वे है, साइकिल वे है, उस पर 3 रो में वो लगी हुई हैं रेहड़ियाँ। किसकी बदौलत है? दिल्ली पुलिस और MCD की बदौलत। तो दोनों मिलके इन्होंने, दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार, इनकी लड़ाई में हम जनता पिस रही है। आज की डेट में हमारा बच्चा अगर 7 बजे घर नहीं आता तो हमें टेंशन होती है, हम फ़ोन मारते हैं। उस टाइम इन्होंने बड़े स्टंट किए जी, हम बसों में भी CCTV लगाएंगे, हम लेडीज़ मार्शल छोड़ेंगे। आज मुझे नहीं लगता कहीं पर भी इन्होंने इस पर काम किया होगा। बिल्कुल देश में, दिल्ली में लेडीज़ तो असुरक्षित है ही हैं, आदमी बहुत असुरक्षित है। आप निकल जाइए, आपकी चेन का पता नहीं गले में कौन छीन ले। पहले तो वो होते थे, छीन लेते थे, आजकल तो चक्कू लगा के सरेआम रोड पे छीनते हैं। हाँ सर, जैसे कि आपने अभी बात की है कि आदमी भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं, तो उसी मुद्दे को लेते हुए मैं ये कहूँगी, दिन प्रतिदिन अपराधी के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वो 3 धाड़ी किसी को भी चाकू मार के, गोली मार के मौत के घाट उतार देते हैं। तो क्या कहेंगे आप इसमें कि पुलिस प्रशासन इन अपराधियों पे लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है या कुछ और वजह है? भ्रष्ट हो चुका है, प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है। पुलिस इनके साथ मिली हुई है, इन अपराधियों के साथ। अगर पुलिस ठान ले कि उसे अच्छी नेक नीयति से काम करना है, तो ये मुझे नहीं लगता कि अपराधी यहाँ पे रह सकते हैं। अब अपराधियों के साथ वो मिल के काम करती है, इनके साथ इनसे मंथलियाँ ले रही है। इस इलाके में दारू, सट्टा, 2 नंबर के जितने भी काम है इस अम्बेडकर नगर विधानसभा में होते हैं। उसका रिजल्ट क्या है कि लोकल पुलिस मिली हुई है, रेहड़ी पटरी, उनका मेन मोटिव ही उगाही करना है। और कहीं ना कहीं आम आदमी और BJP की लड़ाई में ये जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। सर, आपके वार्ड में साफ सफाई व स्ट्रीट लाइटों का क्या हाल है? नहीं, साफ सफाई का तो इतना बुरा हाल है। मैं एक दिन वार्ड में घूम रहा था, आप देखें, अगर दिखा सकते हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको फोटोज। ये मेरे क्षेत्र की साफ सफाई है, ये इतना बुरा हाल है कि आपको कहीं। मैं ओम प्रकाश चौधरी, खानपुर वार्ड से आपको एक ड्रामा दिखाता हूँ। 2 दिन पहले मोदी जी के जन्मदिन पे BJP वालों ने कूड़ा डाल के सफाई करी, स्वच्छता अभियान। और मेरे वार्ड का स्वच्छता अभियान देखो, कम से भी कम 500 जगह में वार्ड में देखा है गंदगी। ये हालत है इस वार्ड की, जहाँ 171 आदमी सफाई कर्मचारी है यहाँ पे। और परसों इन्होंने इतना फेसबुक पे फोटो डाले, मीडिया में कूड़ा डाल के सफाई करते हुए। हमारे काउंसलर साहब दिन में यहाँ से निकलते हैं, उनको एक कूड़ा नहीं दिखता है। यहाँ लोगों की ज़िंदगी खराब हो रखी है, इसमें इतनी बदबू हो रखी है कि इसको देखेंगे यहाँ पे, इसमें बदबू आ रही है। ये कूड़ा देवली रोड, मेन रोड पे पड़ा हुआ है, मेन देवली रोड पे। ऐसे तकरीबन वार्ड में 500 जगह कूड़ा पड़ा होगा। इसका मतलब है ना तो यहाँ सफाई होती है, ना यहाँ कूड़ा उठाया जाता है। सिर्फ स्वच्छता अभियान के नाम पे फेसबुक लाइव आते हैं, फ़ोटो डालते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ इस काउंसलर से, क्या इसकी ये ड्यूटी नहीं है? इसको 171 आदमी सफाई कर्मचारी मिला हुआ है, ये उनसे क्या काम करता है? वो सफाई कर्मचारी इसके ऑफिस में बैठ के मोहर लगाने के लिए, इसके ऑफिस में बैठ के पानी पीने के लिए, या उनको बराबर में बैठाते हैं ये उन आदमियों को? मैं पूछना चाहता हूँ वो आदमी कहाँ डिप्लॉय किया हुआ है इन्होंने? अगर वो काम नहीं कर रहा तो है कहाँ पे वो आदमी? ये मेन रोड का हालत है। इसके बिल्कुल सामने 2 स्कूल हैं, वो बच्चे यहाँ से निकलते हैं। हालत आप देख सकते हो कि क्या हालत होती होगी उन बच्चों की। माननीय काउंसलर जी, घर से निकलिए, काम शुरू कराइए। पब्लिक ने आपको इसलिए चुना था कि आप पब्लिक के काम कर सकें। आप कहते हो कि मेरे काम नहीं है ये, कम से कम इस सफाई को तो काम ओट लो, ये तो आपका काम है। इस इलाके में ना तो सफाई, 176 आदमी MCD का सफाई कर्मचारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कम यहाँ पे 76 आदमी भी सफाई कर्मचारी काम करता है। पता नहीं कहाँ पे है। जो हॉर्टिकल्चर का स्टाफ है वो नज़र नहीं आता है कहाँ पे है। मलेरिया का स्टाफ नज़र नहीं आता है। इनकी सिर्फ एक प्रायोरिटी है कि बिल्डरों के साथ मिलके इस इलाके में अवैध निर्माण कराना। वो उस पर पीछे लगे होते हैं कि वो पब्लिक का भला कैसे करे, वो उनका प्रायोरिटी नहीं है। बिल्डरों का भला कैसे करे वो इनका काम है। इस क्षेत्र में 65,000 वोटर और तकरीबन 1 लाख पॉपुलेशन इन्होंने कर दिया। 2007 में तकरीबन 32,000 वोटर था, जो आज इन्होंने डबल से ज़्यादा कर दिया, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी है,
ना कभी इन्होंने सोचा कि इसमें पानी कहाँ से आएगा, सीवेज सिस्टम कहाँ से आएगा, सिविक एजेंसीज का बेसिक एमिनिटीज़ कहाँ से मिलेंगी। देवली रोड है मेरे इलाके में, उसके कम से कम तकरीबन 15-15 फुट इंक्रोचमेंट है। एक 4-6 फुट का एक कॉरिडोर है जिसमें गाड़ी निकल सकती है, पूरा जाम रहता है। MB रोड है, यहाँ से आप BRT पे चले जाइए, BRT से लेके और पीपल वाले चौक तक सिर्फ वहाँ पे रेहड़ियों की भरमार है। जो इतना बिजी रोड है दिल्ली का, उस पे भी 3-3 रो में रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। किसकी बदौलत है? MCD और पुलिस की बदौलत। तो काउंसलर साहब का तो एक ही चीज़ है कि पैसा कहाँ मिलेगा वो ढूंढना, और इस इलाके में अवैध निर्माण कहाँ होंगे वो कराना, और कब्जे इंक्रोचमेंट कहाँ कराई जा सकती है वो कराना। क्षेत्र की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हुंकार 24/7 को अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका भी, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने ओम प्रकाश चौधरी से क्षेत्र की समस्या राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात की। तो उनका यही कहना है कि यहाँ के विधायक हैं और जो निगम पार्षद हैं, दोनों ही अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकामयाब साबित हुए हैं। लेकिन निगम पार्षद जो हैं वो तो सिर्फ नाम लेके बैठ गए हैं, लेकिन क्षेत्र में क्या समस्या है, जनता की क्या समस्या है, उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है। फिलहाल आप बने रहे हुंकार 24/7 के साथ। मैं रेनू चौहान अपने कैमरामैन सोनू यादव के साथ, अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र। धन्यवाद।